नमस्कार दोस्तों, रिसर्च की यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम अनुसंधान में नैतिकता पर चर्चा करेंगे। मानव से जुड़ी हुई कोई भी बात को ये बहुत अनिवार्य है कि संवेदनशील तरीके से उसको हैंडल किया जाए। और शोध एक बहुत, चूँकि शोध में कई परत दर परत हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो निश्चित ये बहुत अनिवार्य है कि हम शोध को नैतिकता के तल से इसका आकलन करें। और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं वहाँ तो ये और भी आवश्यक है, क्योंकि जिस समय को हम आज देख रहे हैं ये सूचना क्रांति, संचार क्रांति का युग है और सूचना बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रही है और इसका बहुत तरीके से मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसलिए आज के समय में तो ये और भी अनिवार्य है कि हम शोध में नैतिकता के बिंदुओं की चर्चा करें। अगर इसकी पृष्ठभूमि पर जाएं तो 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1990 तक का जो समय है, इसमें एक प्रकार से जो प्रमुख नैतिक सिद्धांत क्या होने चाहिए रिसर्च में, उस पे धीरे धीरे एक प्रकार की आम सहमति बनने लगी। और अब निश्चित तौर पे एक बात कही जा सकती है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसको हम अमूमन हर रिसर्च में एक बार देखते हैं, उस तरह से हम उसका आकलन करते हैं कि क्या वो नियम का भी पालन पूरी तरीके से होना चाहिए। वैसे तो नैतिकता क्यों ज़रूरी है शोध में, इसके लिए बहुत सी घटनाएं, कई चर्चाएं करने की, लेकिन उदाहरण के रूप में दो महत्वपूर्ण घटनाओं की मैं चर्चा आपसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में करूंगा। पहला जो है वो है न्यूरेमबर्ग युद्ध अपराध परीक्षण या न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम्स ट्रायल। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग में युद्ध अपराध परीक्षण ने सार्वजनिक रूप से उन तरीकों को सामने लाया जिन तरीकों से जर्मन वैज्ञानिकों ने कई भीषण या अमानवीय प्रयोगों में जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स थे, मानव विषय, ह्यूमन सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको सब्जेक्ट्स के रूप में, विषयों के रूप में इस्तेमाल किया था। तो आप इंसान के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही भीषण गंभीर प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इंटेंशन, रिसर्च की रिक्वायरमेंट, ये सब एक बात है, लेकिन आप जो उस चीज़ से गुज़र रहा है वो एक इंसान है, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसका एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व के लिए उसकी एक डिग्निटी है। तो निश्चित युद्ध के समय में कैसी डिग्निटी या कैसा वो, उनका अपना एक प्रारूप हो सकता है सोचने का, लेकिन एथिक्स की दृष्टि से ऐसे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो कि शोध के नाम पर इंसान का जो है वो किसी भी तरह से शोषण, शारीरिक या मानसिक, नहीं होना चाहिए। दूसरा जो घटना है वो है टस्केगी सिफिलिस स्टडी। ये वास्तव में ये 1932 से 1972 के बीच ये चली थी, लगभग 40 साल। और इसमें जो बात सामने आई थी वो ये था कि जो प्रतिभागी हैं वो सिफिलिस बीमारी से ग्रसित हैं और उनमें से कईयों को प्रभावी उपचार से रोक दिया गया था, जिसके फलस्वरूप कई लोगों की मृत्यु तक हो गई। तो कुल मिलाकर अगर आप समझें तो कुल एथिक्स की बात इस चीज़ को उजागर करती है कि मानव विषयों यानी ह्यूमन सब्जेक्ट्स को किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में गिनी पिग के रूप में
उपयोग किए जाने से बचाने की आवश्यकता है। आइए दो ऐसी स्थितियों की बात करें कि अभी भी ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, हालांकि कि वो क्या है, वो एक लाइन में कहें तो कि एथिक्स क्या होगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि दो चरम स्थितियों से बचाव की आवश्यकता है। एक पोजीशन है जो कहती है कि चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर मानव प्रयोग से बचाओ। ये एकदम एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। और दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन ये हो गई कि अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है तो उसको अनुमति दे दी जाए। तो आज एथिक्स इन्हीं दो एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच की ही चर्चा की जाती है। और इसमें जो मददगार हैं वो हैं शोध के कुछ सिद्धांत, शोध में नैतिकता के सिद्धांत। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन या स्वैच्छिक भागीदारी का सिद्धांत। इस सिद्धांत का कुल इतना मतलब ही है कि अनुसंधान में भाग लेने के लिए लोगों को बाध्य न किया जाए। वो स्वेच्छा से अगर आना चाहते हैं तो ठीक, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर डालना या उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना कि बदले में आपको ये मिलेगा, तो ये स्वैच्छिक भागीदारी या वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट है। तो लोगों को इस तरह से जब भी आप डेटा कलेक्ट करने जाएं या तो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल को ज़रूर रखें। इसी तरह से इसी की निकटतम में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसको अगर हम देखें तो इसका कुल मतलब इतना है कि जो आपके पोटेंशियल शोध प्रतिभागी हैं उनको अनुसंधान में शामिल कर रहे हैं, तो आप न सिर्फ शोध प्रक्रियाओं की जानकारी दीजिए उन्हें, बल्कि उन्हें जोखिमों के बारे में भी बताएं। जो भी रिस्क है, अगर कोई रिस्क आपके उसमें है तो उससे भी आप उनके पूरी तरह से सूचित करें। पार्शियल इन्फॉर्मेशन इज़ नो इन्फॉर्मेशन, गिव फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और उसके बाद अगर वो फिर भी इच्छुक हों तो फिर आप उनको शोध में उनकी पार्टिसिपेंट के रूप में उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो एक वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन हो गया और एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया। तीसरा जो है, ऐसे किसी भी स्थिति में शोधकर्ता प्रतिभागियों को न डालें जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नुकसान का खतरा हो। ये रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल हार्म भी हो सकता है, आइडेंटिटी का भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। किसी भी तरह का नुकसान का खतरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथी बात गोपनीयता से संबंधित है। हालांकि सभी शोध, अधिकतर आप देखेंगे कि ये आश्वासन दिया जाता है कि प्रतिभागियों की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को उनका डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जो सीधे अध्ययन में शामिल नहीं है। इसी से के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात शोध के संबंध में, एथिक्स के संबंध में, वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी या गुमनामी का सिद्धांत। गुमनामी का सिद्धांत ये है कि प्रतिभागी पूरे अध्ययन के दौरान गुमनाम रहेगा। पूरे, यहाँ तक कि शोधकर्ता भी उसके बारे में नहीं जानेगा कि वो कौन व्यक्ति है। बस वो पर्सन 1, पर्सन 2, बट हु इज़ दैट पर्सन, ये बात शोधकर्ता को भी नहीं पता होगी। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे जब भी आप एथिक्स की बात करें तो इन चीज़ों की चर्चा अवश्य करें। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन या स्वैच्छिक भागीदारी, सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिस्क या हार्म से बचाव, गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी या गुमनामी। ठीक है। हाँ,
कुछ इसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसके बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी, देखिए, मानकों का कोई भी सेट संभवतः हर नैतिक परिस्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता है। ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि कितने भी मानक बना लिए जाएं, कोई फिर भी ऐसी एक कोई घटना या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिस पे आपके कोई स्टैंडर्ड सेट न लगाएं, तो उस समय आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कई बार शोध का नेचर कुछ इस तरह का होता है, प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि एनोनिमिटी का प्रिंसिपल थोड़ा वायलेट होने के चांसेस होते हैं। जैसे रिपीटेड मेजर स्टडी हो या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो, जिसमें आपको डेटा एक ही प्रकार के प्रतिभागी हैं, उनसे बारंबार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लेना है, तो शायद प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी या जो गुमनामी का सिद्धांत है वो शायद फॉलो ना हो पाए। तो वो एक बात है जो आपको एड्रेस करना है कि किस तरह से आप इसको कोडिंग इस तरह से करिए कि आप सही व्यक्ति तक भी पहुंच जाएं और उसकी गोपनीयता बरकरार रहे, एटसेट्रा। खैर, तो इसी तरह से ये तो बात हो गई कुछ सिद्धांतों की। अब एक संस्था के रूप में क्या किया जा सकता है, तो ज़्यादातर जो संस्थान है और संगठन, वो एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या संस्थागत समीक्षा बोर्ड बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो कि वास्तव में एक व्यक्तियों का पैनल है। इसका कुल कार्य क्या रहता है कि कोई भी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, अनुसंधान है, उसकी ये समीक्षा करता है और तय करता है कि क्या प्रतिभागियों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से एथिकल प्लेन से, नैतिकता के प्लेन से, नैतिकता के तल से ये चीज़ों को एक बार उनका परीक्षण करता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। तो IRB जब कहता है कि नहीं, जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक हैं, इसमें किसी भी प्रकार से जो एथिकल वायलेशन किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है, तभी आप आगे उस रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और नए वीडियोस हम लोग इसी तरह से पोस्ट करते जाएंगे। धन्यवाद।